वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ का। फर्स्ट वन इज़ द सिकल सेल अनीमिया एंड द सेकंड वन इज़ द थैलेसेमिया। तो स्टार्ट करते हैं सिकल सेल अनीमिया से। इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में इसका इंट्रो क्या होगा, सेकंड में इसका काउज क्या होगा, थर्ड में पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे एंड ट्रीटमेंट क्या होंगे। ठीक है, उसी तरह से थैलेसेमिया को भी डिफिनेशन क्या होगा, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, सिम्टम्स क्या होगा एंड उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिकल सेल अनीमिया से। सिकल सेल अनीमिया नाम से पता चल रहा है कि कुछ सेल्स है जो क्या हो रहे हैं, सीक हो रहा है। मतलब एक्चुअल जो उनका होना चाहिए उससे वो क्या हो जा रहा है, बीमार हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बीमार होगा, यहाँ पे मेनली आरबीसी बीमार पड़ता है और कह सकते हैं कि आरबीसी का शेप में चेंजेस आता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का एक्चुअल जो शेप होता है वो देखिए यहाँ पे वो कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है। ठीक है, लेकिन सिकल सेल अनीमिया में आरबीसी, हेल्दी आरबीसी ये डिस्क शेप से चेंज होके शीक हो जाता है और बीमार हो जाता है और उसका शेप चेंज हो जाता है सिकल रेड ब्लड सेल्स। ये देखिए इस तरह के शेप में, इसको क्रिस्टेंट शेप कहते हैं, इसमें चेंजेस हो जाता है। इसमें मेनली होता क्या है कि जब नॉर्मल ब्लड सेल्स था, नॉर्मल आरबीसी का जो शेप था वो जब फ्लो कर रहा था इन द ब्लड वेसल्स तो वो इजली पास हो जा रहा था बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के। ठीक है, ये देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है। लेकिन जब सिक हो जा रहा है आरबीसी और सिकल सेल में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स है उससे आरबीसी का फ्लो में क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग हो जाएगा। क्योंकि इसका एक्चुअल शेप तो कैसे चेंज हो गया, सिकल शेप में चेंज हो गया और बोल सकते क्रिस्टेंट शेप में चेंज हो गया। तो इसके कारण क्या होगा कि एक्चुअल जो फ्लो होना चाहिए ब्लड का इन द ब्लड वेसल्स वो नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाएंगे और पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही इस पूरे डिफिनेशंस में लिखा हुआ है, सिकल सेल अनीमिया इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। और हाँ, ये सिकल सेल अनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ये हेरिडिटरी है, ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये ऑटोनोमल रिसेसिव कंडीशन में होता है और कह सकते हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। नॉर्मली आरबीसी इज डिस्क शेप, देखिए डिस्क शेप which gives them flexibility to travel through the even smallest blood vessels। डिस्क शेप का नॉर्मल आरबीसी का जो शेप होगा डिस्क शेप का होगा। इसकी वजह से ये डिस्क शेप ही प्रोवाइड करता है ये आरबीसी को कि वो फ्लैक्सिबली आराम से पास हो जाए एक छोटा से छोटा ब्लड वेसल्स में। ठीक है, लेकिन आरबीसी अब क्या हो जाएगा, द आरबीसी हैव एन एबनॉर्मल क्रिस्टेंट शेप रिसेंबलिंग अ सिकल सेल। आरबीसी का जो नॉर्मल शेल से चेंज होके एबनॉर्मल क्रिस्टेंट शेप का हो जाएगा और हम लोग कह सकते हैं कि वो सिकल सेल हो जाएगा। दिस मेक्स देम स्टिकी एंड रिजिड एंड प्रोन टू गेटिंग ट्रैप्ड इन द स्मॉल वेसल्स, जिसकी वजह से वो स्टिकी बन जाएगा क्रिस्टेंट शेप होने की वजह से और रिजिड बन जाएगा और उसमें कड़ापन हो जाएगा और कहाँ झुक जाएगा, प्रोन टू द ट्रैप्ड इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से वो स्मॉल ब्लड वेसल्स, अगर छोटा भी ब्लड वेसल्स है तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा और फंस जाएगा, वहाँ से निकल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लॉकिंग ला देगा इन द ब्लड वेसल्स विच ब्लॉक ब्लड फ्रॉम रीचिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच काउज पेन एंड टिश्यू डैमेज। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। देखिए इसका काउज क्या होता है कि अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में होते हैं बहुत सारे, जैसे ग्लूटामेट, वेलाइन, मिथियोनाइन और थ्रियोनाइन और भी बहुत सारे जो होते हैं उसमें चेंजेस आता है और कह सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन है जिसमें कि जो 6th कोडोन है अमीनो एसिड का बीटा ग्लोबिन that leads to replacement of the glutamate residues with a valine residue। क्या होगा कि जो ग्लूटामेट अमीनो एसिड होता है उसको रिप्लेस कौन करेगा, वेलाइन, और वेलाइन खुद उस जगह में जाके
रह जाएगा, इसको निकालेगा और खुद उस जगह में जाके बैठ जाएगा, जिससे क्या होगा कि म्यूटेशन हो जाएगा अमीनो एसिड में, जिसकी वजह से मेनली क्या काज होगा, सिकल सेल अनीमिया। अब देखते हैं कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, देखिए पैथोजेनेसिस को सिंपल डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाई हूँ। देखिए ये है ऑक्सीजनेटेड आरबीसी, जिसके पास बहुत अच्छा खासा आरबीसी का शेप, साइज एंड ऑल सब कुछ सही है इसमें। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है आरबीसी में। अब क्या हो रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो पॉलीमराइज्ड हो जा रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी क्या हो जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए जो इसके अंदर डिस्क शेप का जो रेड ब्लड सेल का शेप था वो चेंज हो जाएगा इन रिजिड सिकल सेल आरबीसी में, जिसकी वजह से ये देखिए सिकल सेल का बन गया है, तो वो ब्लॉकिंग कर देगा ये ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में ब्लॉकिंग हो गया, मतलब अब ऑक्सीजनेशन का अच्छे से नहीं काम हो पा रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। अगर ब्लड की फ्लो ही अच्छे से नहीं हो रही है तो हीमोग्लोबिन अच्छे से अपना वर्क फंक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेनली दो चीज़ काउज होगा। फर्स्ट वन इज द इस्कीमिया एंड द सेकेंड वन इज द हीमोलाइसिस। ठीक है, इसमें इस्कीमिया और हाइपोक्सिया पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस और एबनॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में कमी हो जाएगी, और हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। इस्कीमिया होने से क्या होगा, नेक्रोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस में सेल डेथ हो सकते हैं, ऑर्गन डिसफंक्शन, ऑर्गन का फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और डिसफंक्शन हो जाएगा। एक्यूट पेन हो सकता है, ऑक्सीडेटिव रिपरफ्यूजन हो सकता है एंड स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से हीमोलाइसिस मीन्स लाइसिस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का डेथ होना। तो यहाँ पे हीमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स, जिसके कारण क्या होगा, फटीग, थकान जैसा महसूस होगा, अनीमिया हो सकता है। ठीक है, इंडोथेरियल हो सकता है और डिसफंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यही था डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी के कारण हीमोलाइसिस होगा। तो यही था हमारा इसका पैथोजेनेसिस। अब इसका सिम्टम्स क्या होगा, सिकल सेल अनीमिया यूजुअली शो अप एट यंग एज। ये मेनली सिकल सेल अनीमिया यंग एज में देखा जाता है। दे अपीयर इन बेबीज एज अर्ली एज 4 month ओल्ड। ये मेनली बेबीज़ में जो 4 month या 4 years ही उनके हुए हैं, नॉट 4 years, 4 month ही हुए हैं, बहुत ही अर्ली है, उनको हो सकता है, बट जनरली अकर्स अराउंड द 6 month मार्क। बहुत सारे सिकल सेल अनीमिया होगा, लेकिन जो सिम्टम्स शो करेंगे वो लगभग जितने भी सिकल सेल अनीमिया है वो सेम सिम्टम्स को शो करते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम देख लीजिए, एक्सेसिव फटीग और इरिटेबिलिटी फ्रॉम अनीमिया। अनीमिया होने से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा और इरिटेशन होगा। सेकंड इज द फूजिनेस इन बॉडी, नॉट बेबी, सॉरी। फूजिनेस का मतलब होता है कि फूजिनेस मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आसपास में नॉइजी इन्वायरमेंट है, पुअर स्लीप के कारण अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत नॉइजी हो रहा है और बहुत इरिटेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फूजिनेस। थर्ड इज़ द बेड वेटिंग। अगर जिस बेड पे सो रहे हैं अगर वो गीला होता है, फ्रॉम एसोसिएटेड किडनी प्रॉब्लम, और या फिर आपको किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस मीन्स जनरली एलोइंग ऑफ द आई एंड स्किन। स्वेलिंग होगा, पेन होगा हैंड्स और फीट में। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होंगे। ठीक है, पेन होंगे चेस्ट में, बैक में और आर्म्स और लेग्स में भी पेन हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रीटमेंट में क्या है, मेनली इसके ट्रीटमेंट्स में 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में मैनेजमेंट ऑफ मेजर कॉम्प्लिकेशंस, अगर बहुत ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस है तो कैसे मैनेज कीजिएगा, और सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ द सिकल सेल डिजीज़। ठीक है, तो फर्स्ट में मैनेजमेंट ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस में अगर अनीमिया हो जाता है सिकल सेल अनीमिया की वजह से, तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग करेंगे वो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और फिर फोलिएट का सप्लीमेंटेशन, फोलिएट, फॉलिक एसिड जो वहाँ पे था, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है,
वो फोलिक एसिड का हम लोग सप्लीमेंट को हम लोग डोज एज अ डोज हम लोग प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। इन्फेक्शन हो जाएगा तो एम्फीसिलिन, ठीक है, सेफेलोस्पोरिन फॉर सैल्मोनेला, अगर सैल्मोनेला इन्फेक्शन होगा तो सेफेलोस्पोरिन देंगे और एम्फीसिलिन देंगे, ठीक है। अगर पेनफुल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो क्या होगा, हम लोग क्या देंगे, vigorous hydration is initiated and oxygen administered if hypoxia is प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड है, अगर सिकल सेल डिजीज से हम लोग डायरेक्ट मैनेज करना हो तो अगर सिकल सेल डिजीज हुआ है, नॉट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द सिकल सेल अनीमिया, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ थेरेपी को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज द ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, जिसमें हम लोग को ब्लड को ट्रांसफ्यूज करके और ब्लड को चेंज करना होगा, ठीक है। सेकेंड इज द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट्स। अब हम लोग देखेंगे थैलेसेमिया को। थैलेसेमिया क्या होता है, ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है। ऑफकोर्स अभी जितने भी पढ़ रहे थे हम लोग हेमाटोलॉजिकल डिजीज पढ़ रहे थे, ऑल कैम अंडर द ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसेमिया क्या होगा, ये ब्लड डिसऑर्डर है जो कि फैमिलीज में पास होती हैं और कह सकते हैं कि ये भी हेरिडिटरी से पास होने वाला डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जितना फॉर्मेशन होना चाहिए एक्चुअल में उतना फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और एनीमिया हो जाता है। देखिए, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया रिलेटेड है बट नॉट सेम नहीं है, अलग अलग है। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, इसमें क्या होता है कि डीएनए का म्यूटेशन हो जाता है। सेल्स में जो भी डीएनए प्रेजेंट है, सेल्स में जो भी डीएनए प्रेजेंट है उसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन जिस नॉर्मल रेट से होना चाहिए उससे नहीं हो पाता है, ठीक है। इट लेड्स टू रिडक्शन इन द आरबीसी टू कैरी ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं हो रहा है तो आरबीसी अपने आप क्या होंगे, लेस होने लगेंगे और ऑक्सीजन कैरी में इनसफिशिएंट वे हो जाएगा ट्रैवल करने का, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का देखिए, इसका मेन यही है हमारा पैथोफिजियोलॉजी कि हीमोग्लोबिन के अंदर में हीम रिंग होता है जो क्या कंटेन करता है, आयरन, और 4 ग्लोबिन चैन होता है, ठीक है। वो 4 ग्लोबिन चैन में 2 अल्फा चैन होगा और 2 बीटा चैन होगा। अगर अल्फा चैन के प्रोडक्शन में कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेमेसिया, और अगर बीटा चैन के प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बीटा थैलासेमिया, ठीक है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट को देखेंगे। अगर पेशेंट को बीटा थैलेमेशिया है, बीटा थैलेसेमिया माइनर है, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इंसान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपना लाइफ स्पेंड कर सकता है, ठीक है। बट इट explain about the genetic implications of the disorder, particularly to those of childbearing age। लेकिन बीटा थैलेमेशिया वाले पेशेंट नॉर्मल तो होंगे, लेकिन अगर बीटा थैलेमेशिया है तो वो हम लोगों को बता सकता है कि जेनेटिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो रहे हैं, और मेनली उन लोगों को वैसे भी ये होता है जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में है, ठीक है। अगर बीटा थैलेमेशिया वाले पेशेंट मैरी करते हैं बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट से ही, तो वो क्या हो जाएंगे, 25% चांस है कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा उनको भी थैलेसेमिया होगा ही, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया पेशेंट हैव नॉर्मल लाइफ बट दोज हु आर मिस्टेकन डायग्नोसिस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी में डेवलप सिडेरोसिस, ठीक है। अगर बीटा थैलेसीमिया पेशेंट नॉर्मल लाइफ कर सकते हैं स्पेंड, अगर लेकिन फिर भी अगर वो पेशेंट जो आयरन अच्छे से नहीं ले पाता है और जिसके डायग्नोसिस में आयरन की कमी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिडेरोसिस से सफ़र करेगा, ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या होता है, इट इज़ डन बाय एंटीनेटल डायग्नोसिस। एंटीनेटल डायग्नोसिस क्या होता है कि ये एक वे होता है जब अनबॉर्न चाइल्ड, जब बेबी जब स्टमक में होता है मदर के, उस टाइम पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं उस बेबी से कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, एंटीनेटल डायग्नोसिस। सेकंड है सेल्स ऑब्टेन बाय अमीनोसेंटोसिस। अमीनोसेंटोसिस
जब एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन होते रहता है उस समय जो अमीनोसेंटोसिस करते हैं, अमीनो उसमें क्या होता है कि उस चाइल्ड से, अनबॉर्न फीटस से कुछ थोड़े से सेल्स को या फिर कुछ फ्लूइड को निकालकर उसका टेस्ट करते हैं। एंड फीटल डीएनए स्टडीड बाय पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। और उस निकालने के बाद से फ्लूइड या फिर सेल्स को, उसके अंदर का जो भी डीएनए है उसके स्टडी करते हैं पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक से, ठीक है। और जिससे हम लोग को जेनेटिक म्यूटेशन, थैलेसीमिया और भी बहुत सारे डिजीज़ के बारे में पता चलता है। ये सब के नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और हाँ, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्यों बोलते हैं इसको। थैलेसीमिया को हम लोग क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव डायग्नोसिस होता है, और सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिजीज, ठीक है। क्यों वो क्वालिटेटिव डिजीज होता है? क्योंकि इन सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी चेंज होती है किसकी, आरबीसी की, इसलिए उसको क्वालिटेटिव डिजीज कहेंगे। लेकिन ये क्वांटिटेटिव डिजीज होगा क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव डिजीज बोलेंगे। तो यही था हमारा सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।